हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक लाया हूँ आपके पास, जो है आपका वार क्राइम्स। और इस वार क्राइम्स में मेनली आपका न्यूरमबर्ग ट्रायल और आपका टोक्यो ट्रायल दोनों पूछा जाता है। बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारे जगहों पे आप लोगों ने देखा हो कि वार क्राइम को अलग रखता है और न्यूरमबर्ग और टोक्यो ट्रायल्स को अलग से बताता है, लेकिन ये एक तरीके से कनेक्शन है। तो इस वजह से मैंने एक ही वीडियो में जो है वो आपका वार क्राइम्स और न्यूरमबर्ग और टोक्यो ट्रायल्स को एक साथ करने की कोशिश किया हूँ, ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो है वो पूरी की पूरी बात को समझ में आए। और अगर मैं आप लोगों को समझाने में और मेरे नोट्स से अगर आप लोगों को समझ में अच्छे से आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो वीडियोस को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करो मेरे को। मैं ऐसे ही जो है सो एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए नोट्स और वीडियोस जो है वो लाता रहूँगा स्टूडेंट्स बेनिफिट्स में। तो कृपया स्टूडेंट का सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो कृपया करके सपोर्ट करो। आप लोग सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को, और कमेंट ज़रूर देना अगर क्या कहते हैं मेरे नोट्स आपको पसंद आए हों, अगर मेरा नोट्स बेनिफिट लगा हो, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं ये नोट्स बच्चों के लिए क्रिएट करता हूँ, बनाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्प करो, सपोर्ट करो। और अगर मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो थैंक्स का एक ऑप्शन आता है, तो थैंक्स भी आप मुझे दे सकते हो। ठीक है, किसी तरीके से बस इस चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग, मेरी यही आप लोगों से विनती है। और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक ये इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा जो कि कॉलेजेस नहीं जा पाते हैं, घर में स्टडीज़ करते हैं और फाइनेंशियली उतना पावरफुल नहीं है कि किताबें खरीद सकें। तो उन सब बच्चों के लिए ये नोट्स मैं प्रोवाइड करवाता हूँ टॉपिक बाय टॉपिक, ताकि एग्ज़ामिनेशंस में किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है आपका वार क्राइम्स, युद्ध अपराध। युद्ध अपराध, युद्ध अपराध क्या है? तो इसके लिए हम लोग पहले जो है सो एक कहानी देखेंगे, उसके बाद जो है सो हम लोग समझेंगे कि युद्ध अपराध क्या है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि वार क्राइम्स मतलब वार के समय, युद्ध के समय जो आपका अनैति किया जाता है वो उसको कहते हैं युद्ध अपराध। ठीक है, जस्ट लाइक लोगों को मार देना, लोगों के साथ गलत व्यवहार करना, ये सब जो है सो वार क्राइम्स हो में आता है। ठीक है, और मेनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना जाता है कि जो भी इंटरनेशनल लॉ है वार्स के, या लॉज ऑफ वार जो है, ठीक है, लॉज ऑफ वार जो है, जैसा कि लॉज ऑफ वार पर भी मेरे वीडियोस हैं, नेवल, एयर एंड वाटर, लैंड। ठीक है, लैंड। तो लॉज ऑफ वार पर जो है सो लॉज ऑफ वार जितने भी हैं, ठीक है, उनके नियमों को अगर तोड़ा गया तो वो वार क्राइम्स है। एज सिंपल एज सिंपल आप क्या कहते हैं ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी इंटरनेशनल लॉ के तहत जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, जो भी लॉज ऑफ वार हैं, अगर उनको तोड़ा जाएगा तो वो क्या कहते हैं वार क्राइम्स कहा जाएगा। और इस वार क्राइम्स के लिए जो है वो विश्व युद्ध से पहले जो है वो किसी तरीके का कोई डेफिनेशन नहीं था, और ना ही उनको परिभाषित किसी रूप में किया गया या किसी संधि के माध्यम से किया गया, कभी नहीं किया गया। ठीक है, तो देखिए ये आपका वार क्राइम्स का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से इनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। भूमिका, पहले तो इस कहानी को समझना ज़रूरी है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस शांति सम्मेलन 1919 हुआ, जिसमें विश्व के तत्कालीन बड़े राष्ट्र अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य राज्यों ने एकमत से यह निर्णय लिया कि प्रथम विश्व युद्ध का एकमात्र दोषी राष्ट्र जर्मनी है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारा का सारा फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो दोषी है उसको जर्मनी को घोषित कर दिया गया, और
ये जो राष्ट्र थे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, इन लोगों ने निर्णय ले लिया कि इस तरीके से करना है और इन लोगों पर जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा नियम कानून, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करके इन लोगों को जो है बर्बाद कर देना है। और ऑन डैट केस जर्मनी जो है, जर्मनी को बहुत गलत तरीके से जो है वो तोड़ा गया और इसी के आधार पर जो है सो जर्मनी में फिर आपका उदय होता है और उसके बाद ये बदला की भावना से जो है वो पूरे विश्व को सेकेंड वर्ल्ड वार में झोंक देता है। अभी हम लोग जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके साथ बड़े राष्ट्रों ने एक समझौता किया जिसके अंतर्गत उसको प्रादेशिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पंगु बना दिया गया। यह उस समझौते का नाम वारसाई संधि हुआ, ठीक है। वारसाई संधि हुआ और वारसाई संधि के एस्पेक्ट में क्या कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि जो वारसो संधि है ये बिग फोर है, इनको बिग फोर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि आपका ब्रिटेन से आपका जॉर्ज, ये आपके लॉयड जॉर्ज थे। उसके बाद आपके फ्रांस के जो थे वो फ्रांस के थे जॉर्जेस, जगह नहीं है, जॉर्जेस इधर मैं लिखता हूँ, जॉर्जेस क्लीमेनकाउ, जॉर्जेस क्लीमेनकाउ फ्रांस के थे। इटली के आपके थे विटोरियो ऑरलैंडो, ठीक है, विटोरियो ऑरलैंडो। और आपके यूएस के थे सबसे फेमस वुडरो विल्सन, ठीक है, वुडरो विल्सन, ठीक है, वुडरो विल्सन। ये चार जो थे वो अहम थे। इटली को भी सताया गया था। 1923 में मुसोलिनी इटली का शासक बना। वारसाई संधि के अंतर्गत जर्मनी को प्रत्येक दृष्टि से इतना सताया गया था कि उसकी मूल आबादी कई राज्यों में वितरित कर दी गई थी। उस पर क्षतिपूर्ति इतना अधिक लगाया गया था कि संपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण से वह खोखला हो गया था। उसका कोल्सर माइंस फ्रांस को दे दिया गया था, जिससे उसकी बड़ी आमदनी होती थी। बड़े बड़े कारखानों को बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही तोप, बंदूक और बारूद के कारखाने भी बंद कर दिए गए थे। ऐसी स्थिति में भयंकर रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई थी, ठीक है। जर्मनी को पूरे तरीके से जो है वो बर्बाद कर दिया गया था। संपूर्ण जर्मनी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इन परिस्थितियों के बीच 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का शासक बना। उसने अपनी जनता के समक्ष यह वादा किया कि मैं प्रत्येक नौजवान भाई को नौकरी दूंगा और जर्मनी का कोई भी बच्चा भूखा नहीं मरेगा। शासन सत्ता में प्रतिष्ठित होने के बाद हिटलर ने बड़े राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति की धनराशि देना बंद कर दिया, ठीक है। जो 4 देश जो लगाए हुए थे क्षतिपूर्ति, वो क्या कहते हैं, राशि देना उनको बंद कर दिया और सब कुछ अपने कंट्रोल में किया। कारखाने को चालू किया, सैनिकों को वैज्ञानिक ढंग से संगठित किया, तोप, बारूद, बंदूक के कारखानों को चालू किया, सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया। वारसाई संधि के अधिकांश बातों को एक एक करके हिटलर ने तोड़ना शुरू किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी के लोग खुशहाल हो गए और जर्मनी की सरकार विश्व राजनीति में काफ़ी शक्तिशाली सिद्ध हुई, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नोट्स लिखते हैं वो कृपया नोट्स लिखिएगा। लिखने से क्या होता है, याद हो जाता है। सारी मेन पॉइंट्स, मेन चीज़ें जो है वो याद हो जाती हैं, तो नोट्स ज़रूर लिखिएगा। और जो नोट्स नहीं लिखते वो एग्जामिनेशन से पहले 4-5 बार वीडियोस देख लीजिएगा, आराम से मेन पॉइंट्स आपको याद हो जाएगा। आगे चलकर हिटलर, मुसोलिनी और जापान का शासक तोजो, इन लोगों ने मिलकर आपस में बड़े राष्ट्रों से डटकर मुकाबला करने के लिए
एक संधि की जो रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी के नाम से जगत विख्यात हुआ। ठीक है, रोम, बर्लिन, टोक्यो, आपका हिटलर, मुसोलिनी और जापान का शासक तोजो, इन तीनों का नाम याद रखिएगा वार क्राइम्स के ये में। इन लोगों ने बड़े राष्ट्रों से प्रथम विश्व युद्ध का बदला लेने के लिए बदला लेने के लिए 1939 में पुनः संपूर्ण विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की अग्नि की चपेट में कर दिया। सारा विश्व युद्ध की अग्नि में जलने लगा। ठीक है, यहाँ पर विश्व होगा। ठीक है, विश्व युद्ध की अग्नि में जलने लगा। सर्वप्रथम युद्ध के प्रथम और द्वितीय चरण में हिटलर, मुसोलिनी और तोजो को युद्ध में काफ़ी सफलता मिली, लेकिन एक साथ उन लोगों ने कई मोर्चे पर युद्ध छेड़ दिया था। एक तरफ हिटलर की सेना फ्रांस की भूमि पर लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ उसकी सेना रूस के सैनिकों के साथ लड़ रही थी। मुसोलिनी और तोजो के साथ भी यही बात थी। ठंड का मौसम आने से और काफ़ी बर्फ़ गिरने से रूस क्षेत्र में हिटलर की अधिकांश सेना बर्फ़ के नीचे दब गई। आवागमन का साधन बंद हो गया। रूस, इंग्लैंड, फ्रांस की ओर अतिक्रमण में अमेरिका ने मिलकर हिटलर, मुसोलिनी और तोजो को परास्त किया। रोम, बर्लिन और टोक्यो के सेना अध्यक्षों ने आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति काल में शक्तिशाली राष्ट्र हिटलर और मुसोलिनी को परास्त कर चुके थे, लेकिन जापान संघर्ष कर रहा था। वह आत्मसमर्पण के पक्ष में नहीं था। इस नीति से अमेरिका के अभियान पर धक्का पहुंचा। उस समय उसके पास जो सबसे शक्तिशाली युद्धपोत था, उसको अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर जापान को ध्वस्त करने के लिए भेजने ही वाला था कि सूर्योदय होने के पहले ही जापान का एक उत्साही युवक अपने शरीर में अपने राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली बम बांधकर राष्ट्र की रक्षा हेतु जीवन दान देने के लिए तैयार हुआ। उसे रातों रात हवाई जहाज़ से उस युद्धपोत के समीप से गुजारा गया और उसने ऐसा लक्ष्य बनाकर अमेरिका के उस जंगी बेड़े के चिमनी में घुसा और उसके कुछ ही क्षण बाद इतना भयंकर बम विस्फोट हुआ कि अमेरिका का सर्वशक्तिशाली युद्धपोत टुकड़े टुकड़ों में बिखरकर समुद्र में डूब गया। जब यह समाचार अमेरिकन तथा यूरोपियन राज्यों को मिला तो बदला लेने के लिए उन लोगों का खून खौलने लगा। व्हाइट हाउस में तुरंत निर्णय लिया गया कि अमेरिका के पास जो सबसे शक्तिशाली अणु बम है, उससे जापान का नामो निशान मिटा दिया जाए। इसी दृष्टिकोण से जापान का जो दो सबसे सुंदर और आबादी वाला शहर नागासाकी और हिरोशिमा था, उस पर बम का प्रहार किया गया। चंद मिनटों में आबादी जलकर राख हो गई और स्थल जल में परिणत हो गया। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं एटम बम जो है वो आपका अमेरिका पर डाला था, तो सॉरी जापान पर डाला था अमेरिका, तो उसके ये रीजंस थे। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और मेनली जो है सो 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है ये जापान पर डाला गया था 1945 में, जिसमें कि आपका फैट मैन और लिटिल बॉय, ये 2 नाम था आपका दोनों बमों का। तो ये क्या कहते हैं गिराया गया था जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, और इसके साथ ही माना गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और 2 युद्धों के संदर्भ में हिटलर, मुसोलिनी और तोजो के द्वारा जो विस्तृत स्तर पर नरसंहार हुआ और सभ्यता की बर्बादी हुई, उससे मानवता करहा उठी। और जब फिर विश्व के बड़े राष्ट्रों ने 1945 ईस्वी में शांति की खोज में सम्मेलन बुलाया और राष्ट्र संघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, और यह एकमत से निर्णय लिया गया कि भविष्य में हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे, और द्वितीय विश्व युद्ध में जिन व्यक्तियों ने मानवता का संहार किया, उन अपराधियों का संबंध
का की जांच होगी और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। अगर वे दोषी होंगे तो उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु युद्ध में अपराधियों को मानवता की कसौटी पर कसने के लिए न्यूरमबर्ग और टोक्यो ट्रायल्स किया गया। ठीक है, न्यूरमबर्ग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जर्मनी का एक शहर है और टोक्यो आप जानते ही अब जापान का एक शहर है। तो इसके पीछे का मेन कारण ये पूरी कहानी थी। और कोई भी स्टूडेंट जो वीडियोस देख रहे हो वो कृपया करके स्किप करके मत देखना, पूरी वीडियोस को सुनना। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाया हूँ ताकि हर किसी को समझ में आ जाए 2 से 3 बार देखने पर। तो इसलिए बिना स्किप किए जो है सो पूरी वीडियोस को देखने की कोशिश किया करो ताकि पूरे टॉपिक के डिटेल्स के बारे में अच्छे से जान पाओ और मेरा जो शब्द है वो भारी नहीं रहता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप कहाँ से देख रहे हो, किस, और सपोर्ट करो। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ वार क्राइम्स, युद्ध अपराध की परिभाषा। अब हम लोग देखते हैं केल्सन के शब्दों में। केल्सन कहते हैं कि युद्ध के नियमों का उल्लंघन करना ही युद्ध अपराध है। ठीक है, वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ वारफेयर आर कॉल्ड वार क्राइम्स, जैसा कि मैंने फर्स्ट में आपको समझाया है। सेकंड, प्रोफेसर हिगिंस के अनुसार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों द्वारा मान्यता प्राप्त युद्ध नियमों का उल्लंघन ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो सशस्त्र सेनाओं के सदस्य नहीं हैं, युद्ध में अवैध कार्य करना जैसे जासूसी, युद्ध में देशद्रोह तथा लूट मार युद्ध अपराधों में सम्मिलित है। ठीक है, ये प्रोफेसर हिगिंस कहते हैं। थर्ड आपका ब्रिटिश मैनुअल के अनुसार दया दान ना करने, युद्ध बंदियों के साथ दुर्व्यवहार करने तथा लूट मार और अनावश्यक विध्वंस करने को युद्ध अपराध माना है। बहुत सारे ऑथर्स ने लिखे हैं, बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, उसमें से आप एग्जामिनेशन में 2-3 भी लिख दोगे तो आपका आंसर राइटिंग अच्छा हो जाएगा। चौथा आपका हेग सम्मेलन 1899 के अनुसार युद्ध संबंधी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और परंपराओं का उल्लंघन करना ही युद्ध अपराध है। फिफ्थ, ओपेनहाइम के अनुसार युद्ध अपराध सैनिकों और गैर सैनिकों के वे शत्रुतापूर्ण या अन्य कार्य होते हैं जिनके कारण पकड़े जाने पर शत्रु उन्हें दंड दे सकता है, जैसे हत्या करना, लूटमार करना इत्यादि। उपयुक्त परिभाषाओं को देखने से ये स्पष्ट है कि युद्ध संबंधी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करना ही युद्ध अपराध है या कहा जाता है। ठीक है, आई होप जो है सो मेरी लैंग्वेजेस समझ में आ रही हो, मेरी नोट समझ में आ रही हो, और बेनिफिट अगर लगेगा मेरी नोट से आप लोगों को तो ज़रूर सपोर्ट करो मेरे को, आप लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, काइंड्स ऑफ वार क्राइम्स। अब वार क्राइम्स के कितने काइंड्स होते हैं, प्रकार, अब हम लोग देखेंगे। ओपेनहाइम के अनुसार युद्ध अपराध के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला, सैनिकों द्वारा युद्ध संबंधी स्वीकृत नियमों को तोड़ना। ठीक है, पहले जो युद्ध में जो सैनिक पार्ट ले रहे हैं वो आपका इंटरनेशनल लॉज को और आपका जो ट्रीटी होती है, जो संधियां होती हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको तोड़ते हैं, वो पहला अपराध है। ठीक है, जैसे स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करना, विष का प्रयोग वर्जित, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, बीमारों और घायलों की हत्या करना, युद्ध बंदी के साथ दुर्व्यवहार, शवों का छत विछत करना इत्यादि। ठीक है, सेकंड आपका है असैनिकों द्वारा सशस्त्र युद्ध में भाग लेना। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वही व्यक्ति युद्ध में भाग ले सकता है जो सेना में भर्ती है। अगर आम नागरिक युद्ध में भाग लेता है तो वह युद्ध अपराध माना जाएगा। समझ में आ रही बात, इंटरनेशनल लॉ। थर्ड, जासूसी तथा युद्ध संबंधी राजद्रोह। अगर कोई सैनिक या आम नागरिक जासूसी का काम करता है या अपने देश के युद्ध संबंधी सूचना शत्रु के पास पहुंचाता है तो वह युद्ध अपराधी का काम करता है, उस पर भी केसेस चलेंगे। फोर्थ, लूटमार के कार्य। अगर सेना और नागरिक आम जनता की आबादी को लूटते हैं या नाश करते हैं तो वह युद्ध अपराध माना जाता है। ठीक है, ये जो ओपेनहाइम का जो 4 काइंड्स है युद्ध अपराध का, वार क्राइम्स का, इसके अलावा भी जो है वो 2 प्रकार और है, 2 टाइप्स और बताए गए हैं। उन 2 टाइपों को भी मैंने सम्मिलित किया है इसमें। वो है आपका
क्राइम अगेंस्ट पीस एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। पहला आपका है क्राइम अगेंस्ट पीस, शांति के विरुद्ध अपराध। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति संबंधी किए गए संधियों का उल्लंघन युद्ध अपराध माना जाता है, जैसे पेरिस समझौता, इसका उल्लंघन द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। दूसरा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध अपराध, इसके अंतर्गत हत्या, दास बनाना, किसी जाति का नाश करना इत्यादि सम्मिलित है। इन अपराधों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों को भी युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, पहला तो ओपेनहाइम के द्वारा जो है सो 4 प्रकार का आप लोगों ने देखा। उसके अलावा जो है सो 2 प्रकार और है, क्राइम अगेंस्ट पीस और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये 2 भी है। और उसके अलावा जो है सो और भी चीज़ें हैं जिनको जो है सो युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जाता है इंटरनेशनल लॉ के तहत। इसमें देख लेते हैं हम लोग कौन कौन है। पहला है कि झरनों और कुओं को जहरीला बनाना, ये नहीं कर सकते हो, ये भी युद्ध अपराध है। हथियारों के माध्यम से हत्याएं करना, ठीक है, किसी को फिरौती दे करके हत्या करवा देना। युद्ध के समय शत्रु के वर्दी का दुरुपयोग करना, मान लीजिए शत्रु का वर्दी पहन के आप उसी की सेना में घुस करके और वहाँ पर बड़े बड़े कर्नल जनरल को मार दिए। संरक्षण करने वाले व्यक्तियों पर आक्रमण करना, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, मार देना। शत्रु के अधिग्रहणों का अनुचित विनाश, ठीक है, शत्रु के उन व्यक्तियों पर आक्रमण करना जिन्हें पासपोर्ट दिया गया है और उन्हें सुरक्षित ब्राह्मण का आश्वासन दिया गया है, वैसे व्यक्ति को आप नहीं मार सकते हैं। युद्ध बंदियों को ऐसे काम में लगाना जो कि निषेध है। मृत या युद्ध बंदियों के व्यक्तिगत संपत्ति को हथिया लेना। युद्ध के कार्यों को छिपाने के लिए सैनिकों को नागरिकों के कपड़े पहनाना। 10वां, युद्ध विराम या रेड क्रॉस प्रतीकों का उल्लंघन करना इत्यादि। ठीक है, मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड मैंने नोट्स को क्रिएट किया है। ठीक है, तो पूरी वीडियोस को बिना स्किप किए देखो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रायल्स ऑफ वार क्रिमिनल्स, युद्ध अपराधियों की जांच। प्रथम विश्व युद्ध के पहले किसी भी युद्ध अपराध के लिए दंड देने की व्यवस्था नहीं थी। इस बात को नोटिस रखना कि वो वर्ल्ड वार 1 के बाद पहले जो है वो किसी भी तरीके का युद्ध अपराध को जो है सो दंड नहीं दिया जाता था, लेकिन वार्साई संधि में इसकी व्यवस्था की गई। वार्साई संधि की धारा 228 से 230 में युद्ध अपराधियों की जांच के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं प्रावधानों के आधार पर न्यूरमबर्ग और टोक्यो जांच किया गया। ये जो धारा है, ये धारा याद रखिएगा वार्साई संधि का, इसी के आधार पर जो है वो आपका ट्रायल्स हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूरमबर्ग एंड टोक्यो ट्रायल्स। अब हम लोग देखते हैं द न्यूरमबर्ग ट्रायल्स। न्यूरमबर्ग ट्रायल, वार क्राइम्स में ही मैंने न्यूरमबर्ग और टोक्यो को इसलिए रखा है, और ये वीडियोस लंबा होने वाला है। आप लोग भी थोड़ा पेशेंस रख करके इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार टॉपिक समझ में आया फिर आपको जो है सो कभी इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस तरीके से नोट्स ये इस टॉपिक का क्रिएट किया हूँ, बहुत मेहनत करके क्रिएट किया हूँ, आप लोग कृपया सपोर्ट करो। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, न्यूरमबर्ग जांच। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सैनिकों और पदाधिकारियों ने युद्ध नियमों का उल्लंघन करते हुए अत्यंत ही जघन्य और निंदनीय कार्य किया। 8 अगस्त 1945 को ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका ने युद्ध अपराधियों को दंड देने का विचार किया। युद्ध समाप्ति के बाद एक न्यूरमबर्ग न्यायालय का गठन किया गया। न्यूरमबर्ग जर्मनी का वह महान स्थान है जहां नाजी पार्टी के वार्षिकोत्सव हुआ करते थे। ठीक है, जहां पर जो है सो नाजी पार्टी का जो है वो ईयर फेस्टिवल होता था, वही है न्यूरमबर्ग। वहीं पर जो है सो न्यायालय का गठन किया गया, जहां पर जो है सो जो भी उस समय जो अपराध किए थे उनका जांच करने के लिए। नेक्स्ट आपका है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ न्यूरमबर्ग ट्रायल, न्यूरमबर्ग न्यायालय के क्षेत्राधिकार। न्यूरमबर्ग न्यायालय को यूरोपीय धुरी राज्यों के युद्ध अपराधियों के ऊपर लगाए अभियोगों की जांच करने और अभियुक्तों को दंडित करने का अधिकार सौंपा गया। इसे अभियुक्तों को निम्न अपराधों के लिए दंडित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है,
अब न्यूरमबर्ग ट्रायल को जो है सो न्यूरमबर्ग जो जुरिस्डिक्शन था वो कितना दूर तक जो है सो क्या क्या कर सकता है, तो उनको अधिकार जितना मिलेगा उसी अधिकार पे करेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनका क्या कहते हैं, भारत पे ये है, वो आउट ऑफ इंडिया जो है सो उनका क्षेत्राधिकार नहीं है। हर पदाधिकारी जो है अपने क्षेत्राधिकार में काम करता है, तो ऑन डैट केस हर न्यायालय का भी अपना क्षेत्राधिकार होता है, तो उनको भी क्षेत्राधिकार दिया गया। पहला दिया गया क्राइम अगेंस्ट पीस, एक आक्रामक युद्ध की योजना बनाना, तैयारी करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का बहिष्कार इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है वार क्राइम्स, युद्ध के नियमों का अतिक्रमण, जबरदस्ती जनता का से काम लेना, दुर्व्यवहार करना, बंधकों की हत्या करना, व्यक्तिक या सार्वजनिक संपत्ति का सत्यानाश करना, नगरों और ग्रामों को बिना किसी कारण विनाश करना, युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है आपका क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध अपराध, निर्दोषों की हत्याएं, दास बनाना, जाति बंद इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय को यह भी अधिकार दिया गया कि वह किसी भी संगठन को गैर कानूनी और अपराधी प्रकृति का घोषित कर सकता है। अब क्या कहते हैं, अभियोग देखते हैं, चार्जेस देखते हैं। चार्जेस में बात करें तो न्यूरमबर्ग न्यायालय ने 22 जर्मन नाजियों और 6 संगठनों पर युद्ध अपराध का यह अभियोग लगाया। जर्मन नाजी नेताओं पर यह अभियोग था कि उन्होंने वार्साई संधि को तोड़ते हुए उन प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने की आक्रामक योजनाएं बनाई थीं, जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से छीन लिया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में तो माना गया था, सब देश बोले थे जर्मनी ही है इसका सबसे बड़ा ये कि विश्व युद्ध हो गया, तो जर्मनी को जो है सो पूरी तरीके से ये किया गया कि नहीं, सो जर्मनी पर सैंक्शंस लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, जर्मनी को पूरी तरीके से बर्बाद किया गया। ठीक है, इन नेताओं ने पड़ोसी राज्यों के प्रदेशों को भी हड़पने का षड्यंत्र रचा था। जर्मन गुप्त पुलिस गेस्टेपो पर आरोप था कि इसने लैक्समबर्ग में हजारों नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था, नागरिकों और युद्ध बंदियों की हत्याएं की थी, युद्ध बंदियों के साथ दुर्व्यवहार किया था इत्यादि। ठीक है, ये सारे जो थे वो आपके चार्जेस थे इनके ऊपर न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के अंतर्गत। नेक्स्ट, रिप्लाई ऑफ द एक्यूज्ड। रिप्लाई ऑफ द एक्यूज्ड, अभियोग का प्रत्युत्तर। अभियुक्तों ने अपने दोष की सफाई में निम्नलिखित उत्तर दिया। ठीक है, अब जैसे उन पर आरोप लगा तो उनको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है, तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। तो उन्होंने पहला ये पॉइंट दिया कि आयोग यह नहीं सिद्ध कर सका है कि अभियुक्त आक्रामक युद्धों को छेड़ने या उनके संबंध में योजनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है, पहला। दूसरा, जिन अपराधों के लिए उन्हें दंडित किया जा रहा है उन्हें भूत में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, कोई भी जो है सो आपका दंड जो है वो परिभाषित नहीं किया गया। तीसरा, युद्ध बंदियों के साथ हत्या और उनके साथ दुर्व्यवहार का अभियोग उचित नहीं है। चौथा, तानाशाही हिटलर ने ही आक्रामक युद्ध की योजनाएं बनाई थी, अभियुक्तों ने तो केवल उनकी आज्ञाओं का पालन किया था, इसलिए उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये जो जिनको दोषी रखा गया था उन लोग अपनी सफाई में जो है ये सब बोल रहे थे। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार युद्ध राज्य का कार्य होता है, इसलिए व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, ये सारा 5 पॉइंट जो है उन लोगों ने अपना प्रत्युत्तर में दिया। सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका जजमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। न्यायालय ने बोला 22 युद्ध अपराधियों पर यह आरोप लगाए गए थे, 22 यह जांच 20 नवंबर 1945 को प्रारंभ हुआ, जो लगभग 216 दिनों तक जांच चलता रहा। 403 इसके खुले सत्र हुए जिसमें सबों से बयान लिया गया और 31 अगस्त 1946 को उनका सत्र समाप्त हुआ। न्यूरमबर्ग न्यायालय ने 1 अक्टूबर 1946 को
अपना निर्णय दिया। उसने 12 नाजी नेताओं को फांसी की सजा दी, 3 को आजीवन कारावास तथा 4 व्यक्तियों को विभिन्न अवधि के कारावास का दंड दिया और 3 नाजी नेताओं को मुक्त कर दिया, जिसके विरुद्ध सोवियत सदस्य ने अपना विरोध प्रकट किया। ठीक है, ये जो 3 जो है सो जिनको मुक्त किया गया था उस पर सोवियत संघ जो है वो अपना विरोध प्रकट किया। 6 संगठनों में से 3 को अपराधी घोषित किया गया। न्यायालय ने अपने निर्णय के समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया। न्यायालय भी जो है सो जो फैसला सुनाया था उसके आधार पर उसने कुछ तर्क दिया था, उन तर्कों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला तर्क उन्होंने दिया न्यायालय ने कि आक्रामक युद्धों को छेड़ना सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड और बेल्जियम पर सुनियोजित ढंग से आक्रमण किया गया। सेकंड, न्यायालय ने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को और विशेषता वार्साय संधि और पैक्ट ऑफ पेरिस का उल्लंघन किया गया। ठीक है, थर्ड आपका, यद्यपि हिटलर ने युद्ध की योजना बनाई लेकिन लोगों ने उसका साथ दिया, यह अपराध का सूचक है। चौथा, रूस के बंदी सैनिकों की हत्याएं की गई और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध अपराध व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। ये न्यायालय जो है वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के ये में बोले हैं। इन्हीं तर्कों के आधार पर युद्ध अपराधियों को सजा दी गई। क्रिटिसिज्म ऑफ द न्यूरम्बर्ग ट्रायल। अब जो आलोचनाएं हुई न्यूरम्बर्ग जांच की, आलोचकों ने न्यूरम्बर्ग जांच की आलोचनाएं निम्नलिखित रूप में की हैं। क्या क्या जांच की है कि न्यूरम्बर्ग न्यायालय में पराजित राज्यों के न्यायाधीश थे, पहला। दूसरा, न्यूरम्बर्ग जांच पूर्णतः पक्षपात पर आधारित था। जर्मनी पर यह लागू किया गया लेकिन रूस पर नहीं। रूस ने भी फिनलैंड, एस्टोनिया और लटाविया पर इसी तरह का आक्रमण किया था लेकिन उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद बोलते हैं आलोचक कि जांच का आधार पेरिस संधि को बनाया गया जिसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। जापान ने मंचूरिया पर और इटली ने अब्सीनिया पर आक्रमण किया लेकिन राष्ट्रसंघ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। चौथा, आलोचकों का कहना है कि अपराध के बाद कानून का निर्माण और उसे भूत के अपराधों को दंडित करने के लिए लागू करना गलत है। ठीक है, जिस समय जो कानून रहता है उसी आधार पर उसको सज़ा मिलती है, अगर कानून नहीं रहता है तो सज़ा नहीं मिलती है। तो इसमें कहा जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप जो है सो कानून बनाए बाद में और पहले जो है सो वो अपराध हो गया है, उसके आधार अभी जो नया कानून बनाए उसके आधार पर आप भूत के जो है सो ये पर अपराधों पर जो है सो दंडित कर रहे हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है, न्यूरम्बर्ग जांच न्याय पर नहीं बल्कि बदला की भावना पर आधारित था। नेक्स्ट है, 1928 से और 1939 के बीच पेरिस संधि का अनेक बार उल्लंघन किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेक्स्ट है, विजेता राष्ट्रों ने भी अनेक युद्ध अपराध किए किंतु उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये जो है सो क्रिटिसिज्म करने वाले जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स देखते हैं। विद्वानों ने न्यूरम्बर्ग जांच को अंतर्राष्ट्रीय कानून की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम बतलाया है। इसके निम्नलिखित महत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहला, इससे यह सिद्ध हो गया कि व्यक्ति ही युद्ध के लिए उत्तरदायी होता है। पहला इसका निकला कंक्लूजन। सेकंड, विश्व में एक शांति का वातावरण लाया गया। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून को व्यवहारिक रूप दिया गया। चौथा, प्रत्येक राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करने लगा कि युद्ध छिड़ना खतरनाक है, पकड़े जाने पर फांसी की सज़ा हो सकती है। ठीक है, ये सारे जो है सो आपके पॉइंट्स निकले। मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में जो है सो सारे पॉइंट्स को बनाया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कंक्लूजन की बात करें न्यूरम्बर्ग जांच की तो न्यूरम्बर्ग जांच को मैग्ना कार्टा के समान माना गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय कानून की तुलना में सर्वोच्च माना गया। व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य ही नहीं बल्कि विश्व वस्तु भी है।
दोषी व्यक्तियों को सजा मिलनी ही चाहिए। यह कहने से उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी कि वे राज्य के आदेश पर काम किए हैं। गलत काम के लिए दंड मिलना ही चाहिए। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थापना की गई। नेक्स्ट और टोक्यो ट्रायल। टोक्यो ट्रायल हम लोग देखते हैं कि टोक्यो ट्रायल क्या है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आपका मुसोलिनी और आपका हिटलर जो है सो पकड़ा गया था, उनको ये कर दिया, लेकिन जापान जो है वो लास्ट तक जो है सो संघर्ष करता रहा और उन पर लास्ट में जो है सो एटम बम गिरा। उसके बाद उन्होंने जो है सो हथियार डाले। तो इसलिए इनके बारे में देखना जरूरी है। टोक्यो ट्रायल क्या हुआ। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जिन सिद्धांतों पर न्यूरमबर्ग जांच का गठन किया गया था, ठीक उन्हीं सिद्धांतों पर टोक्यो जांच का भी गठन किया गया। इसका उद्देश्य द्वितीय महायुद्ध में के जापानी युद्ध अपराधियों को दंडित करना था। ठीक है, जो जापान की तरफ से जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में थे, उन लोगों को दंडित करना था। कंपोजिशन, गठन। इस न्यायालय के गठन के बारे में हम लोग देखेंगे। कंपोजिशन के बारे में देखें तो इस न्यायालय के अंतर्गत 11 न्यायाधीश थे, जिनमें एक भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर राधा विनोद पाल भी थे। 4 जून 1946 को जापानी युद्ध अपराधियों की सुनवाई शुरू की गई और 4 नवंबर 1946 को उसने अपना निर्णय दिया। ये दिमाग में रखिएगा, 4 जून 1946 और 4 नवंबर 1946। न्यूरमबर्ग में भी डेट याद रखिएगा और सारी वस्तु स्थिति याद रखिएगा। चार्जेज अगेंस्ट वार क्राइम्स, युद्ध अपराधियों पर दोष। युद्ध अपराधियों पर दोष की बात करें तो न्यायालय के समक्ष कुल 28 व्यक्तियों पर अभियोग लगाए गए। उसमें न्यूरमबर्ग में 22 लोगों पर लगाया गया था, यहाँ 28 लोगों पर लगाया गया, जिनमें से एक को मानसिक आघात के कारण छोड़ दिया गया, 2 की मृत्यु हो गई। बाकी अभियुक्तों पर निम्नलिखित अभियोग लगाए गए। पहला है शांति के विरुद्ध अपराध, दूसरा है हत्याएं, तीसरा है मानवता के विरुद्ध अपराध। ठीक है, इन 3 आधार पर जो है वो आपका उन पर केस चला। पहला अगर शांति के विरुद्ध अपराध देखेंगे तो टोक्यो जांच में शांति के विरुद्ध अपराध से संबंधित 33 आरोप थे, जैसे मंचूरिया और चीन पर प्रभाव स्थापित करना। जापान जो है वो मंचूरिया और चीन पर जो है वो प्रभाव स्थापित करना चाह रहा था और टोटल ऐसे जो है सो आपके 33 आरोप जो है वो जापान पर लगाए गए थे। सेकंड, हत्याएं संबंधी 16 आरोप प्रस्तुत किए गए और मानवता के विरुद्ध अपराध, इस संबंध में अभियुक्तों पर 3 आरोप लगाए गए। ठीक है, तो शांति के विरुद्ध अपराध में 33 आरोप, हत्या पर जो है सो 16 आरोप और मानवता के विरुद्ध अपराध पर 3 आरोप लगाए गए। न्यायालय के गठन की आलोचना। न्यायालय के गठन के संबंध में अभियुक्तों ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाई क्योंकि इसके सभी सदस्य विजेता राष्ट्र के थे, इसलिए न्याय की आशा नहीं की जा सकती थी। सेकंड, इस न्यायालय के द्वारा कुछ ही व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया, बाकी को शांति के विरुद्ध दोषी ठहराकर दंड दिया गया। तीसरा, डॉक्टर राधा विनोद पाल ने इस जांच में अपना असहमति प्रकट किया। इस संदर्भ में उसने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया। देखते हैं राधा विनोद पाल ने क्या तर्क प्रस्तुत किया। तो उन्होंने कहा कि पेरिस संधि कुछ ही राज्यों का समझौता था, पहला। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय कानून में युद्ध अपराध को परिभाषित नहीं किया गया। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी जो है सो नियम कानून नहीं था इंटरनेशनल वार के रिलेटेड। ठीक है, पहला नियम कानून आपका वर्साई संधि में देखा गया, जो कि 228 से 230 तक जो है सो इसका प्रोविज़न किया गया। थर्ड, अभियुक्तों ने युद्ध षड्यंत्र के कारण नहीं बल्कि देशभक्ति के कारण युद्ध किया। चौथा, आक्रमणकारी की परिभाषा अत्यंत संदिग्ध है, वर्तमान समय में इसका आशय हारे हुए पक्ष से है। पांचवा, न्यायालय के पास षड्यंत्र को सिद्ध करने का पर्याप्त सबूत नहीं है। ये जो है सो पांचों जो है वो डॉक्टर राधा विनोद पाल बोले हैं। प्रत्येक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। ये जो है सो भारतीय मूल के राधा
विनोद पाल बोले, उसने अभियुक्तों को छोड़ देने के पक्ष में अपना निर्णय दिया। कॉन्क्लूजन, विद्वानों का मत है कि विजयी राष्ट्र को युद्ध अपराधियों को दंड देने का अधिकार है। यद्यपि टोक्यो जांच का निर्णय एक पक्षीय है, फिर भी युद्ध अपराध के हौसले को परास्त करने के लिए उन्हें उचित दंड देना मानवता के दृष्टिकोण से अधिक प्रशंसनीय है। न्यूरमबर्ग और टोक्यो जांच ने इस कदम को उठाया है और आक्रमण करने वाले राष्ट्रों के मनोबल को समाप्त किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक प्रशंसनीय कदम है। ठीक है, आई होप मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ हो तो इस चैनल को सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत सारे बच्चे जो है वीडियोस को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। ठीक है, और जो फाइनेंशियली जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को इन नोट्सों को प्रोवाइड कराओ ताकि उन्हें किसी तरीके के एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मैं राजदेव गुप्ता आप लोगों के साथ बना रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।